हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो यहाँ पे अब हम MPSC 003 के जो आपके थर्ड पार्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको MPSC 003 के लिए हमारी लाइव क्लास को देखना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल गिवन है, स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो फ्यूचर में जब भी लाइव क्लास आएगी तो वहाँ पे आप इसे देख सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। जो भी मतलब व्हाट्सएप चैनल पे मैं क्या करती हूँ कि प्लेलिस्ट के लिंक्स शेयर करती हूँ। जैसे कि MPSC 003 का एग्ज़ाम आने वाला है तो उससे एक दिन पहले पूरी जो प्लेलिस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल देती हूँ। तो आपको क्या करना है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है, हमारे लाइव चैनल से जुड़ जाना है। उसके अलावा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो भी आपके सब्जेक्ट कोड्स हैं ना, उनके गेस्ट पेपर्स एंड नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो डायरेक्टली। हाय सेंड करके हाय हेलो जो भी है अपने कोड्स वगैरह बता दो और अपने लिए नोट्स और गेस्ट पेपर्स को परचेज कर लो। ठीक है। ये तीन इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट थी मैं आपको देना चाहती थी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर आपको जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में बताना है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, जॉन लॉक के बारे में बताओगे, फिर नेचुरल राइट्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड बताओगे, फिर फाइनली आप उसे क्रिटिकली एग्जामिन करोगे। तो जॉन लॉक कौन है? तो ही वॉज अ की पॉलिटिकल थिंकर ऑफ लिबरलिज्म। वो लिबरलिज्म के एक की थिंकर थे। His theory of natural rights argues that individuals are born with certain basic rights। तो उनकी जो थ्योरी है ना नेचुरल राइट्स की, वो क्या कहती है कि जब भी हम पैदा होते हैं तो कुछ बेसिक राइट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जो कोई भी सरकार हमसे छीन नहीं सकती। ठीक है। तो जॉन लॉक उदारवाद के कौन है? प्रमुख विचारक हैं। लिबरलिज्म को हिंदी में कहते हैं उदारवाद और वो इसके विचारक हैं। उनके प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के अनुसार जब हम पैदा होते हैं तो जन्म से ही कुछ मूल अधिकारों के साथ हम पैदा होते हैं। अब लॉक तीन बेसिक नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। तीन हमारे लाइफ का, लिबर्टी का और प्रॉपर्टी का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या चीज कि जॉन लॉक ने कौन से तीन राइट्स की बात की है। ठीक है। राइट टू लाइफ, ओके, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, और तीसरा आपका क्या हो गया? प्रॉपर्टी हो जाता है। तो ये तीन अधिकार उन्होंने बताए हैं। अब वो कहते हैं कि जब शुरुआत में जो मनुष्य होते हैं, जब स्टेट ऑफ नेचर में होते हैं, तो मतलब स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये होता है जहाँ पे कोई भी सरकार नहीं होती है। ठीक है। तो जब हम स्टेट ऑफ नेचर में होते हैं ना तो हमारे पास कुछ मतलब फ्रीडम्स एंड इक्वालिटीज ऑलरेडी रहती हैं। प्रकृति कानून ही है जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। बट देयर वॉज इनसिक्योरिटी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी। स्टेट ऑफ नेचर में बस एक चीज की कमी होती है जो है इनसिक्योरिटी होती है। इनसिक्योरिटी क्यों होती है? क्योंकि ऊपर हमारे कोई अथॉरिटी नहीं होती है। इसीलिए जो मनुष्य है वो स्टेट ऑफ नेचर से आगे मूव करते हैं और अपने लिए एक अथॉरिटी यानी कि अपने लिए एक शासक को फिर चुनते हैं। लेकिन जो मेन चीज है कि स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हर किसी के पास फ्रीडम और इक्वालिटी होती है। तो शासक जब हम चूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जॉन लॉक की जो थ्योरी है उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब ये होता है कि जब हम स्टेट ऑफ नेचर में होते हैं तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी हमारे नेचुरल राइट्स है ना, वो राइट्स को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है। तो उन राइट्स के प्रति प्रोटेक्शन चाहने की वजह से हम सामाजिक अनुबंध करते हैं। तो लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम फिर सरकार बनाते हैं। सरकार बनाना इज इक्वल्स टू सामाजिक अनुबंध करना। तो हम क्या करते हैं कि सरकार को चुनते हैं, सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। तो सरकार को जो शक्ति है वो जनता से ही मिलती है। यदि सरकार विफल हो जाए तो जनता का विद्रोह का अधिकार भी रहता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों करते हैं, समझ गए आप लोग? तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें। सबसे पहले हमने जॉन लॉक के बारे में बताया, फिर उन्होंने कौन से तीन राइट्स हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। उसके बाद हमने स्टेट ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करना है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, फिर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्राइब करोगे और फिर फाइनली जो है इस थ्योरी का महत्व हमें बताना पड़ेगा। तो ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है
ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। इसने कई सारे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट को प्रेरित किया है और सीमित सरकार और कानून के शासन को बढ़ावा दिया। कि जो सरकार का जो रोल है ना वो लिमिटेड होना चाहिए और कानून का शासन होना चाहिए। यानी कि जो सरकार है वो इंडिविजुअल्स के लाइफ में ज्यादा इंटरफेरेंस यानी कि हस्तक्षेप ना करे। सरकार के रोल की यहाँ पे लिमिटेड रोल की बात हो रही है। अब इसका जो मेन हमारा आंसर है उसमें आपको इसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो पहला जो पॉइंट इसमें आपका बनेगा कि जॉन लॉक का जो पूरा दृष्टिकोण है वो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण यानी कि उन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अपनाई है। सो ही फोकसेस मेनली ऑन इंडिविजुअल राइट्स इग्नोरिंग द सोशल ड्यूटीज। कि सिर्फ उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों की बात की, उसके राइट्स की बात की, सोशल ड्यूटीज को उन्होंने क्या कर दिया है, पूरा ही तरीके से इग्नोर कर दिया है। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर इज हाइपोथेटिकल। और जो स्टेट ऑफ नेचर की अवस्था है, जो जिसे वो प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, ये सब चीजें काल्पनिक लगती हैं, ऐतिहासिक नहीं लगती हैं। क्योंकि जब हम इतिहास में जाते हैं ना तो हम देखते हैं कि मनुष्य भले ही छोटे छोटे गुटों में रहा है लेकिन हमेशा उन्होंने अपने गुट का एक नेता, एक लीडर, ठीक है, जनजातियों के लीडर्स ऐसे उन्होंने हमेशा चूज किए हैं। तो ये जो लीडरशिप वाली चीजें है ना ये इतिहास से ही चली आ रही हैं और प्राकृतिक अवस्था हमें काफी ज्यादा हाइपोथेटिकल लगती है। और यहाँ पे एक चीज जिस बात पे उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है वो ये है कि लाइफ और लिबर्टी तक तो ठीक है बट उन्होंने संपत्ति के अधिकार को क्यों रखा। तो इस चीज की आलोचना करते हैं। ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी का जो राइट है वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है, पूंजीवादी हितों को वो बढ़ावा दे रहे हैं और सीमित समानता की बात हो रही है। तो हिज थ्योरी डज नॉट फुली एड्रेस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो उनकी जो थ्योरी है उसमें एक कमी ये है कि समाज में जो व्याप्त आपको असमानताएं देखने के लिए मिलती हैं ये उनको पूरी तरह से नहीं समझाता कि जब असमानताएं आ जाएंगी तो क्या होगा, क्या किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप उनको क्रिटिकली उसका एग्जामिनेशन कर सकते हो। तो ओवरऑल जो लॉक की थ्योरी है नेचुरल राइट्स की वो लिबरल पॉलिटिकल थॉट में एक कॉर्नर स्टोन की तरह काम करती है। उसमें हमें फ्रीडम, इक्वालिटी, लिमिटेड गवर्नमेंट ये सब देखने के लिए मिलता है बट वो ओवरली इंडिविजुअलिस्टिक होने की वजह से, आइडियलिस्टिक होने की वजह से उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। फिर है आपका जो सेंट ऑगस्टीन है उनके व्यूज बताने हैं स्टेट, प्रॉपर्टी और स्लेवरी को लेकर। ओके, तीन चीजें की बात होगी यहाँ पे, स्टेट, प्रॉपर्टी और स्लेवरी पर सेंट ऑगस्टाइन के व्यूज। सो ही वॉज एन अर्ली क्रिश्चियन फिलोसोफर। ध्यान दीजिए ये ईसाई दार्शनिक थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ जोड़ा और उनके जो आइडियाज हैं उसमें मेजरली हमें जो क्रिश्चियन धर्म है ना, क्रिश्चियनिटी का पूरा एक इम्पॉर्टेंट रोल देखने के लिए मिलेगा। और वो क्रिश्चियनिटी से और क्रिश्चियन बिलीफ से ही प्रभावित थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जो मनुष्य है वो जो पाप करता है ना तो पाप भी कुछ होता है, इन सब चीजों में वो विश्वास करते थे। तो स्टेट पे यूज होते हैं। तो स्टेट को वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन मानते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन मानने के पीछे का रीजन ये होता है कि जो ह्यूमंस हैं वो सिंफुल हैं, तो पापपूर्ण स्वभाव है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे राज्य जैसी कोई संस्था हो जो पीस और ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। परफेक्शन की जरूरत नहीं है। आइडियल स्टेट की चीज अलग हो जाती है, जैसे हम प्लेटो वगैरह के आइडियल स्टेट की बात करते हैं तो आइडियल स्टेट एक अलग चीज है। परफेक्शन अचीव नहीं करना, बस समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। द स्टेट इज अ पार्ट ऑफ अर्थली सिटी विच इज इम्परफेक्ट। तो क्योंकि जो स्टेट है वो हमेशा ही इम्परफेक्ट होगा, ट्रू जस्टिस केवल सिटी ऑफ गॉड में हो सकता है, मैन की सिटी में ट्रू जस्टिस आपको नहीं मिल सकता, ऐसा वो कहते हैं। फिर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो नेचुरल नहीं मानते बट अलाउड ड्यू टू ह्यूमन वीकनेस। कमजोरी के कारण इसको स्वीकार किया गया है। इट शुड बी यूज रिस्पॉन्सिबली एंड फॉर कॉमन गुड। तो प्रॉपर्टी का उपयोग क्या कहते हैं वो कि जिम्मेदारी से करो, समाज के कल्याण के लिए करो। निजी संपत्ति आपकी कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। लालच करना, अत्यधिक धन को रखना आपके लिए मॉरली रॉन्ग होगा। तो ये उनके प्रॉपर्टी के व्यूज हो जाएंगे। स्लेवरी पे क्या है तो वो कहते हैं कि जो स्लेवरी है इज नॉट अ पार्ट ऑफ गॉड्स ओरिजिनल प्लान। दास्ता ईश्वर की मूल योजना का हिस्सा नहीं होती। इट इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ सिन एंड ह्यूमन जस्टिस। और ये क्यों आता है, जब मनुष्य पाप और अन्याय करते हैं उसके वजह से स्लेवरी आती है।
ऑल्दो स्लेवरी वैसे तो प्रॉब्लमेटिक है, अगर हम नैतिक रूप से देखें तो स्लेवरी गलत है, बट उन्होंने इसको समाज की वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया है कि अब जो है सो है, समाज की वास्तविकता ही यही है, ऐसा उनका कहना है। बट ओवरऑल वो कहते हैं कि जो मास्टर्स हैं उन्हें अपने स्लेव्स को काइंडनेस और जस्टिस के साथ ट्रीट करना चाहिए। फिर आपका इसको आप क्रिटिकली भी एग्जामिन कर सकते हो। सबसे बड़ा जो एक मेजर पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है वो रिलीजियस बायस का आता है कि वो धर्म को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं उसमें पूरा क्रिश्चियन जो धर्मशास्त्र है उससे प्रभावित है, और वो इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं रियली। तो ही एक्सेप्ट स्लेवरी इंस्टेड ऑफ अपोजिंग इट, है ना। और आदर्शवादी द्वैतवाद यानी कि वो सिटी ऑफ गॉड और सिटी ऑफ मैन, ये सब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात करते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जिसपे आप उनको पूरा इन डिटेल क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन तो आई थिंक क्वेश्चन में नहीं पूछा था, सिंपल व्यूज पूछे थे। अगर क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी आता है फिर भी हमारा आंसर तो यही रहेगा। हमें जब तक मैं यही नहीं बताऊंगी उनके व्यूज क्या है तो क्रिटिकली एग्जामिन कैसे करूंगी, है ना। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन बाद में आएगा, पहले वो सारी चीजें उनके व्यूज वगैरह हमें डिस्क्राइब करने होंगे। ओवरऑल जो ऑगस्टीन है राजनीति की धार्मिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जिसमें राज्य आवश्यक है लेकिन अपूर्ण संपत्ति सशर्त है, और दासता प्राकृतिक न्याय नहीं बल्कि पाप का परिणाम होती है। ठीक है, दासता क्या होती है? पाप का परिणाम होती है। फिर आपको हीगल की जो हिस्ट्री की फिलॉसफी है उस पर डिस्कस करना है। हीगल जो है वो हिस्ट्री को गाइस क्या बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हीगल की फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो हिस्ट्री को रैशनल बताते हैं और एक मीनिंगफुल प्रोसेस बताते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, हिस्ट्री इज नॉट रैंडम इवेंट्स बट द अनफोल्डिंग ऑफ ह्यूमन फ्रीडम थ्रू टाइम। ठीक है, समय के साथ स्वतंत्रता के विकास की प्रक्रिया होती है। ये केवल घटनाएं नहीं बल्कि एक तर्क संगत और अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। क्या बोल रहे हैं वो हिस्ट्री को? रैशनल बोल रहे हैं और बोल रहे हैं मीनिंगफुल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो रैशनल नेचर कैसे बताया उन्होंने? व्हाट इज रैशनल इज रियल एंड व्हाट इज रियल इज रैशनल। जो तर्क संगत है वो वास्तविक होता है जिसपे आप तर्क कर सकते हो। हिस्ट्री भी रीजन से चलती है। इवेंट्स आर नॉट एक्सीडेंटल, मतलब इतिहास में अगर आप कोई भी इवेंट्स देखते हो तो वो एक्सीडेंटल इवेंट्स नहीं होते हैं, वो लॉजिकल इवेंट्स होते हैं, वो एक प्रोसेस होती है। ठीक है, जिस जैसे जैसे अगर मतलब फाइनली हमें आज़ादी चाहिए, मान लो भारत की बात करते हैं, तो उससे पहले जो इवेंट्स हुए हैं वो सब एक प्रोसेस का पार्ट थे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो इतिहास है वो एक तरीके की लॉजिकल प्रोसेस होती है, वहां पे जो इवेंट्स होते हैं वो लॉजिकल होते हैं। विश्व आत्मा की बात करते हैं तो विश्व आत्मा इतिहास की प्रेरक शक्ति है। यह राष्ट्रों, संस्कृतियों और संस्थाओं के माध्यम से प्रकट होती है। अलग अलग जो सिविलाइजेशंस हैं वो अपने स्टेजेस के अलग अलग जो डेवलपमेंट है विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं। हर एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट अलग अलग चरणों से होता है, तो उनका इतिहास उनके डेवलपमेंट के अलग अलग चरणों को दर्शाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि MPSC 003 की जो मेरी लाइव क्लास आएगी, लाइव मैराथन क्लास, वो आपको मिल जाएगी आज रात को। आज आपका MPSC 1 का एग्जाम फिनिश हुआ है ना, तो आज इवनिंग में हम इसको कर सकते हैं, आज नहीं तो कल कर सकते हैं। तो वो क्लास आपको ज़रूर देखनी है। मैं कोशिश करूंगी वहां पे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस जो मतलब टॉप मोस्ट वाले लगेंगे ना मुझे कि ये तो आ ही सकते हैं, मतलब पूरा एनालाइज करके लास्ट 4-5 ईयर्स का पूरा पैटर्न को पहले एनालाइज करेंगे हम लोग आज, और फिर उसके आंसर्स प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको वो मैराथन क्लास ज़रूर देखनी है जो स्कॉलरली माइंड्स लाइव पे आएगी। तो वो फाइनल क्लास होगी आपके जून 2026 सेशन के लिए, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। बाकी इस चैनल पे जो मैंने 3 लेक्चर्स डाले हैं ये भी आप ज़रूर देखना। ठीक है, तो कुछ भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। MPSC 003 लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट आपको लग सकता है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करो। ठीक है, और वो इतिहास को एक डायलेक्टिकल प्रोसेस बताते हैं, मतलब कि एक मेथड होता है। सबसे पहले कोई भी एक आइडिया एग्जिस्ट करता है, मतलब इतिहास में मान लो कोई भी एक आइडिया एग्जिस्ट करता है, फिर लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, फिर एक हायर स्टेज आती है जिसमें उन दोनों का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू करती है और फाइनली इंसान को प्रोग्रेस मिलती है।
और हिस्ट्री का अल्टीमेट गोल होता है फ्रीडम, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फ्रीडम पहुंचे। इतिहास में जब भी हम पुरानी सिविलाइजेशन वगैरह को देखते हैं तो उनका अल्टीमेट गोल फ्रीडम होता है ना लोगों का। जो अर्ली सोसाइटीज है वहां पे कितनी कम फ्रीडम होती थी लोगों के पास, बट धीरे धीरे आज के समय में लोगों पे कितनी ज्यादा फ्रीडम है। स्टेट हाईएस्ट एक्सप्रेशन होता है और लोगों के कलेक्टिव विल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्टेट को लोग चूज करते हैं। इंडिविजुअल्स रियलाइज फ्रीडम थ्रू द स्टेट, नॉट अगेंस्ट इट। तो व्यक्ति राज्य के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त करता है, इसके विरोध में नहीं। इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे बड़ी चीज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हीगल केवल वेस्टर्न सिविलाइजेशंस की ही बात कर रहे हैं और उन्हीं को ही हाईएस्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री मानते हैं। उनका जो आइडिया है, अगर वो वर्ल्ड स्पिरिट की ऐसी चीज़ों की बात करेंगे तो वो हमें डिफिकल्ट टू वेरीफाई लगेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट दे देना सिर्फ उठा के, उस चीज़ को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, वो डिफिकल्ट है। और वो जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं इन द नेम ऑफ रीजन, ठीक है, वो स्टेट की तानाशाही को क्या कर रहे हैं, उचित ठहरा रहे हैं। सो इन द कंक्लूजन हम बताएंगे कि हीगल का जो व्यू है हिस्ट्री का वो रैशनल है, प्रोग्रेसिव है और वर्ल्ड स्पिरिट के द्वारा चलता है। बट जो उनका नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, जो उनके आइडियाज़ हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है और उनकी फिलॉसफी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब उसने किया है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पे कंप्लीट। और अगर आपने इन पॉइंट्स को नहीं लिखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन के स्मॉल स्मॉल पॉइंट वाइज नोट्स बना लो। जितना जल्दी ये चीज़ सीखोगे करोगे उतना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि एक तो आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होती है उससे, है ना। अब एग्जाम में एक साथ 3 आवर्स लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा लिखते रहोगे वीडियोस में से तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी अगर आपको अपने 8 एग्जाम्स को क्लियर करना है। अब हम मिलेंगे आज रात को हमारी जो मैराथन क्लास है वहाँ पे, आप सभी आ जाना और जिसके जो भी डाउट्स होंगे वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चंस वगैरह आपको समझ में नहीं आएंगे वो मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगी।